हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नोन एज द वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट आता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व आयोनाइजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, and that of the negative ion involve the addition of electron to the neutral atom. तो ये जो anions form होता है, either the cations or the anions, they are formed either by the removal of the electron from the atom or addition of an electron to this atom. तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कि सपोज M एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, M ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके M प्लस कैटायन फॉर्म किया. So the energy which is required to remove one electron from the M atom is energy, that energy को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगेन हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट है X, ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एक एनायन फॉर्मेशन होता है X माइनस. तो फिर से द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to gain or to add one electron to a neutral atom, that energy is known as electron gain enthalpy. तो बात यह है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो सकता है, बट हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. Ionic bonds will be formed more easily between element with comparatively low ionization enthalpy and element with comparatively high negative value of electron gain enthalpy. मतलब जो एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का वैल्यू कम है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी लगता है उस एलिमेंट को आयोनाइज करने के लिए, either to lose one electron cation formation or to gain add one electron, that is anion formation. जो एनर्जी जिस एलिमेंट का सबसे कम लगता है उसको आयन फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए, वो सारे जो एलिमेंट्स दे कैन इजिली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड इन बिटवीन. सपोज कि अगर M प्लस है और X माइनस है तो क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दे विल फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड and then compound MX. Most ionic compounds have cation derived from metallic element and anions from non-metallic element. Example अगर हम लोग कहते हैं NaCl, so Na that is from the alkali metal, and Cl is the chlorine halogen, that is the group 17 of the periodic table and the group 1 of the periodic table. Ionic compound in its crystalline state forms orderly three-dimensional arrangement of cation and anion held together by coulombic forces. तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है वो हमेशा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पे रहता है एंड आर हेल्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग coulombic forces. Ionic or electrovalent bond. In ionic solid, the sum of the electron gain enthalpy and the ionization potential enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice. तो जो जो भी आयोनिक सॉलिड होता है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है Na प्लस एंड Cl माइनस, ये हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट क्यूबिक अरेंजमेंट में रहता है. तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि दैट Na प्लस एंड द Cl माइनस आर अरेंज्ड इन अ क्यूबिक फैशन और एक कॉन्टिन्यूअस बॉन्ड लेंथ, कांस्टेंट बॉन्ड लेंथ है Na प्लस और Cl माइनस के बीच. तो यहाँ देखते हैं कि Na सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आयन फॉर्मेशन होता है, तो जो एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में फ्रॉम द सोडियम एटम, वो एनर्जी है 495.8 किलो जूल. मतलब 498.8 किलो जूल एक्सटर्नल सोर्स से देना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम से रिमूव करने के लिए. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो वो Cl माइनस
आयन फॉर्मेशन होता है। और ये जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज इक्वल टू -348.7 किलो जूल पर मोल। तो जब ये रिएक्शन होता है कि Na प्लस और Cl माइनस दे रिएक्ट एंड फॉर्म NaCl बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो टोटल एनर्जी चेंज जो होता है दैट इज डेल्टा EI प्लस डेल्टा Eg। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है वो हो रहा है 495.8 प्लस माइनस ऑफ 347.8, तो टोटल आ रहा है 147.1 किलो जूल पर मोल। तो 147.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना हो रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बॉन्ड। अभी एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मतलब जब ये NaCl बॉन्ड एक Na प्लस और एक NaCl माइनस के बीच जो आयोनिक बॉन्ड है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 147.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। पर जब ये NaCl मॉलिक्यूल्स जब एक लैटिस फॉर्मेशन करते हैं दिस ऑर्डर्ड पीरियोडिक फैशन में, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को लैटिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज ऑलवेज पीरियोडिक। देखिए यहाँ पर भी सोडियम एटम है, एक घर छोड़ के यहाँ पर भी सोडियम एटम है। तो दिस इज अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और जब Na और Cl माइनस एटम दे फॉर्म द लैटिस फॉर्मेशन होता है तब 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम। Therefore, the energy released in the process, जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज 788 किलोजूल पर मोल, दैट इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। NaCl मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए 147.1 किलोजूल। और जब NaCl मॉलिक्यूल्स दे एक लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है तो 788 किलोजूल एनर्जी वो रिलीज हो रहा है उस लैटिस से। तो जो टोटल चेंज हुआ NaCl लैटिस फॉर्मेशन होने के लिए दैट इज -788 प्लस 147, तो जो वैल्यू आता है दैट इज इन नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है जब लैटिस फॉर्मेशन होता है। Now, what is lattice enthalpy? The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ion. तो सपोज कि अगर ये स्ट्रक्चर है 1 मोल ऑफ NaCl है, सपोज कि इस स्ट्रक्चर में 1 मोल ऑफ NaCl है, तो ये 1 मोल ऑफ NaCl को Na प्लस और Cl माइनस आयन में ट्रांसफर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलोजूल पर मोल। मतलब है कि 788 किलोजूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए फॉर टू सेपरेट 1 मोल ऑफ NaCl into 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस टू एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब सीधी बात है कि ये सारे के सारे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज द कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है, दिस वन इज द R1 है, एक एनायन है, और R2 एक कैटायन है। अब दोनों एटम के जो न्यूक्लाई है, न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ हुआ आया R1 है द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द एनआयन, और R2 है द रेडियस ऑफ द कैटायन। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो आया R1 प्लस R2। तो ये दिस बॉन्ड लेंथ इज फॉर द आयोनिक सॉलिड। और कोवेलेंट के लिए क्या होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा सुपर इम्पोज होता है। ये देखिए इसका जो टोटल जो सर्कल होना चाहिए, ये देखिए दोनों दोनों के अंदर थोड़ा घुसा रहता है, ठीक है, दोनों एटम्स। तो उसका क्या है, न्यूक्लाई टू न्यूक्लाई जो डिस्टेंस होता है दैट इज नॉट इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस एटम एंड द रेडियस ऑफ दिस एटम। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ देखने के लिए आपको ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है।
The van der Waals radius represents the overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation. तो ये देखिए यहाँ पे एक दो दो एटम्स है और इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दिया है दैट इज द बॉन्ड लेंथ और द वैंडरवाल रेडियस क्या बोल रहे हैं रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम व्हिच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। तो सपोज ये वैलेंस शेल है इस एटम का और ये वैलेंस शेल है ये एटम का, तो दोनों यहाँ पे एक वैलेंस शेल गया है, यहाँ से एक वैलेंस शेल गया है। अब इन दोनों एटम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ये वाला बॉन्ड है वांडरवाल बॉन्ड लेंथ। नाउ आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दोनों बॉन्ड के बीच जो एंगल रहता है दैट इज द बॉन्ड एंगल। Bond enthalpy. It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between two atoms in a gaseous state. तो क्या होता है, सिंपल बात है कि बॉन्ड एंथैल्पी होता है कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज द बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये है जो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम के पीछे एक बॉन्ड रहता है, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और दोनों हाइड्रोजन एटम को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए, गैसियस स्टेट में ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू 435.8 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली फॉर H2O में क्या होता है, H2O में पहले पहले आता है H प्लस और OH माइनस। तो पहले जो है एक बॉन्ड टूटता है, पहले सपोज कि H2O मॉलिक्यूल में क्या होगा, एट फर्स्ट दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो क्या हो गया H अलग हो गया, OH अलग हो गया। तो ये एनर्जी ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 502 किलो जूल पर मोल। सेकेंड अभी क्या हुआ, जो OH जो है OH, दिस OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 427 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आता है मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब टोटल कितना, टोटल एनर्जी कितना लगा एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को अलग करने में, दैट इज इक्वल टू दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, है ना। सो द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू 502 प्लस 427। और कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों का, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ H और OH के बीच, पहला फर्स्ट बॉन्ड दिस वन और सेकेंड बॉन्ड है दिस वन। तो टोटल कितना एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी कितना आया, टोटल एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो सपोज कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन में क्या होता है, एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका भी एक वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो वन होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, वन। सिमिलरली ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है इन बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, टू। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 और 5, तो यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन में भी तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5। तो क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो इसलिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है ये तीन रहता है, थ्री बॉन्ड ऑर्डर रहता है। सो सिमिलरली कि अगर CO में कितना बॉन्ड ऑर्डर रहता है, दैट इज थ्री बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि CO मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर रहता है तीन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर आयन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। सपोज कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एंड O2 माइनस हैव बॉन्ड ऑर्डर वन।
फ्लोरीन में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9, और O2 माइनस O2 2 माइनस में कितना है, वो भी है 9, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। Next come the resonance structure. Resonance structure are two form of a molecule where the chemical connectivity is the same, but the electrons are distributed differently around the structure. तो क्या है कि एक जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ऑफ अ मॉलिक्यूल में केमिकल कनेक्टिविटी सेम रहता है। कि सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं कि ओजोन का, ओजोन में क्या है कि तीनों ऑक्सीजन एटम है। तो क्या है मेन स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन एटम ये ऑक्सीजन एटम के बीच एक डबल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड रहता है, जो केमिकल कनेक्टिविटी है, जो बॉन्ड है वो सेम रहता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सपोज कि ये जो जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, इसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, और जो डबल बॉन्डेड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है 4। पर अभी डिस वाले स्ट्रक्चर में अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड किया और इसके साथ सिंगल बॉन्ड किया, तो इसका क्या इतना आएगा, दिस ऑक्सीजन में इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दिस वाला ऑक्सीजन में रहेगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस जो बॉन्ड है बॉन्ड थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले सिंगल बॉन्ड यहाँ पे था, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया दिस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। तो दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग एक ऐसा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि तीनों ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे एक रेजोनेंस बॉन्ड और यहाँ पे एक रेजोनेंस बॉन्ड। तो हमेशा याद रखिए जो रेजोनेंस बॉन्ड होता है, इसके लिए एक सिंगल टाइप का एटम होना जरूरी होता है। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन NO3, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, दिस ऑक्सीजन के साथ डबल पेयर किया, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल। और अगर मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ सेकेंड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वाला ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और थर्ड वाला ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। और सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला के साथ सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वाला के साथ सिंगल बॉन्ड, और थर्ड वाला के साथ डबल बॉन्ड। तो ये तीनों मिला के एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। देखिए स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेम, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द ऑक्सीजन एटम दैट इज आल्सो सेम, बट थोड़ा सा बॉन्ड का जो मतलब ये था, प्लेस थोड़ा चेंज हो गया। पहले बॉन्ड था इन हाथ में, फिर बॉन्ड आ गया यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। There are many molecules whose behavior cannot be explained by single Lewis structure. For example, the Lewis structure of ozone represented as follow. जैसे मैंने बताया कि ओजोन का है NO3 का है। सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनेट मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी सेम है कि C है, इसके साथ तीनों ऑक्सीजन एटम है। जबकि तीनों ऑक्सीजन एटम सेम है, तो चाहे वो एक बार इसके साथ डबल पेयर कर सकते हैं, एक बार इसके साथ डबल पेयर कर सकते हैं, इस बार इसके साथ डबल पेयर कर सकते हैं। तो तीनों का है, तीनों मिला के एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस जो होता है उसके लिए एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड होना, डबल और एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी होता है। Resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के हम लोग अगर एनर्जी देखते हैं, तो इन दोनों स्ट्रक्चर से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसका एनर्जी कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है, द एनर्जी स्टेबिलाईज, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टेबिलाईज होता है। Energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the two canonical form 1 and 2. The molecule as such has a single structure which is the resonance hybrid of the canonical form and which cannot as such be depicted by the single Lewis structure.
तो अगर सपोज कि NO3 है, इसका हम लोग सिंगल लोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, तो जो डबल बॉन्ड है वो किसी के साथ भी हो सकता है। दिस वाले ऑक्सीजन के साथ एक बार डबल फॉर्मेशन हो रहा है, एक बार डबल बॉन्ड, फिर दिस वाले सेकेंड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो थर्ड वाले के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के लिए देखिए एक चीज, दो चीज जरूरी है। एक चीज है जो 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 सेंट्रल जो एटम है, सेंट्रल एटम जो तीनों, जो सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो सराउंडिंग एटम सेम है। यहाँ पे देखिए जैसे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो सेम टाइप का एटम होना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड प्लेस चेंज करता रहता है। ये देखिए ये प्लेस चेंज कर रहा है। तो polarity of the bond. In reality, no bond or a compound is either completely covalent or ionic, जिसको Fazan's rule बोलते हैं. Even in case of covalent bond between two hydrogen atom, there is some ionic character. तो फैजन्स रूल क्या बोलते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड होता है दोनों एक कंपाउंड में, वो आइदर कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता है या कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है। दैट इज द मिक्सचर ऑफ द टू, उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी रहता है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी रहता है। यहाँ पे है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो सेम है, सेम एटम है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का न्यूक्लियस स्ट्रेंथ, दोनों ऑक्सीजन का न्यूक्लियस स्ट्रेंथ, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सब सेम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ ना, नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू न्यूक्लियस और बाय और द टू एटम। क्योंकि दोनों सेम एटम है ना, और दोनों का न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ, न्यूक्लियस का पॉजिटिविटी सब कुछ सेम है, तो क्या हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस इसको इक्वल फोर्स में खींच रहा है। तो क्या हो रहा है, तो फोर्स जो हो रहा है, जो फोर्स में ये इसको खींच रहे हैं, वो फोर्स बैलेंस्ड हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। पर अगर हम लोग देखते हैं HF मॉलिक्यूल को, HF में क्या है, HF में एक ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। अभी फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस का फोर्स है ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, वो मच मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का जो फोर्स है ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोरीन का जो फोर्स है इन दोनों इलेक्ट्रॉन में, ये ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो फ्लोरीन का एटम क्या करेगा, ये जो दोनों एट से इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रली होना चाहिए, पर सेंट्रली नहीं होके वो फ्लोरीन के एडजेसेंट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रली होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो गया फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हो गया, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। Greater the difference in electronegativity of the bonding atom, more will be the polarity of the bond. देखिए अभी HF, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से खींचेगा। क्लोरीन इज द सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन क्या होगा, उससे थोड़ा, फ्लोरीन से थोड़ा कम फोर्स में खींचेगा। और ब्रोमीन क्या होगा, इन दोनों से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है बीच में, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो ब्रोमीन में थोड़ा कम है। सबसे ज्यादा एनर्जी है फ्लोरीन में, वो आराम से जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेता है अपने अपने तरफ। फिर क्लोरीन क्लोरीन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इन दोनों से कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींचते हैं, तो इसका जो
जो चार्ज होता है मतलब डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, इसका जो चार्ज होता है ब्रोमीन के ऊपर, वो क्लोरीन और फ्लोरीन से कम रहता है। नाउ डाइपोल मोमेंट, अभी देखिए ये क्या हो गया, ये थोड़ा पॉजिटिव है, हाइड्रोजन थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, फ्लोरीन थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब चार्ज आइदर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, जितना भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस चार्ज into the distance between the hydrogen and fluorine atom, distance of separation. It is expressed in d by unit. तो डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है। फोर्स को हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है, फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो थोड़ा फ्लोरीन की तरफ मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन के लिए एक एक ऐसा वाला, it is a small arrow with tail on positive center and head pointing towards the negative center। तो एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा जाता है उस तरफ हम लोग भी ये एरो पॉइंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खींचता है तो फ्लोरीन की तरफ एरो है। With the help of dipole moment, the degree of polarity of bond can be expressed। अभी है H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में क्या है, the net dipole moment of 6.16 into 10⁻³ कूलम मीटर है। देखिए अगर सपोज कि ये एक क्यू है, इसमें डाइपोल मोमेंट क्यू है, क्योंकि ये दोनों के बीच, ये दोनों जो ओ एच ओ एच, ये थोड़ा एंगुलर टाइप का है, ये दोनों लीनियर नहीं है ना, दोनों एंगुलर टाइप का है। और अगर हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन टू हाइड्रोजन एटम, तो फोर्स जो है फोर्स ऑक्सीजन की तरफ होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो अगर हम इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी की तरफ देखते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन है दिस टाइप, इस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है, और इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन है इस यहाँ पे। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा H2O के लिए ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये ऐसा डायरेक्शन में जाता है, ये ऐसा डायरेक्शन में जाता है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ रहा है ऊपर में। सिमिलरली BF2 में क्या होता है, दोनों इक्वल फोर्स में खींच रहा है, ये भी जितना फ्लोरीन इसको जितना खींच रहा है, ये वाला फ्लोरीन भी सेम फोर्स से खींच रहा है। तो दोनों फोर्स इक्वल इक्वल हो जाने से क्या हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है। BF3 का भी सेम फंडा है। BF3 में क्या है कि ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है। अब ये दोनों वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को मैंने क्या किया, पहले समेशन निकाला। समेशन का कितना आएगा, समेशन का डायरेक्शन क्या आएगा, ऐसा आएगा, है ना, दैट इज 180 डिग्री ऑपोजिट टू दिस वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर न्यूट्रलाइज होके नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड का भी सेम है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो जो है वो लीनियर बॉन्ड है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बॉन्ड है। तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो नेट न्यूट्रलाइज होके 0 हो गया। SO2 में क्या है, SO2 में नेट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये इस तरफ इसको खींचेगा, ये इसको इसको इस तरफ खींचेगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। सो द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द दिस डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ एमोनिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। अभी देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड के बीच जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ज्यादा खींचता है कंपेरेटिवली टू हाइड्रोजन।
फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, ये इसको ज्यादा खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, है ना। सिमिलरली नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने तरफ इसको खींचता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन की तरफ। ये ऐसा एरो जो है टुवर्ड्स नाइट्रोजन होता है। अभी देखिए इन तीनों एरो जो है ये टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इन तीनों का अगर हम लोग समेशन निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, है ना। और नाइट्रोजन में क्या है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ऑलरेडी उसके ऊपर की डायरेक्शन में एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट एक रहता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर रहता है ऊपर की डायरेक्शन में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अभी क्या हुआ, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आया, ये तीनों मिला के ऊपर की डायरेक्शन में ये और ये ऊपर की डायरेक्शन में ये, तो ये चारों का एडिशन हो जाएगा। पर फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में उल्टा होता है, फ्लोरीन में ये तीन देखिए डायरेक्शन जो है ये फ्लोरीन की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो इन तीनों का क्या होगा, तीनों का समेशन जो है वो नीचे की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के लिए हो जाने के बाद क्या होगा कि इसका कम हो जाएगा, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 कम हो जाएगा, और डायमंड और डायपोल वेक्टर और डायपोल मोमेंट ऑफ एमोनिया ये ज्यादा होगा। नाउ कमिंग फेजन्स रूल, फेजन्स रूल में फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। जितना स्मॉल कैटायन होगा और लार्ज एनायन होगा उतना उन दोनों का पोलरिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि ये दोनों सेम एनायन है, एनायन का जो साइज है दोनों का सेम है, पर इसका कैटायन का साइज बहुत छोटा है इस वाले कैटायन से, तो इसलिए क्या हुआ, इसका कैटायन का साइज क्योंकि छोटा है तो इसलिए इसका जो पोलरिटी है, पोलरिटी और डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन दिस स्ट्रक्चर। तो अगर कैटायन सेम है तो एनायन ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसका एनायन बड़ा होगा उसका ज्यादा होगा, और अगर एनायन सेम साइज का है तो छोटा कैटायन होना चाहिए। तो मेन रूल इज, फर्स्ट रूल हमेशा याद रखना, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, एनायन जितना चाहे उतना बड़ा होना चाहिए और जो कैटायन है वो छोटा होना चाहिए। ग्रेटर चार्ज गिव्स ग्रेटर कोवलेंट बॉन्ड, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 dn ns not, transition metal more polarizing than alkali and alkaline metal cation। नाउ आता है वेस्पर थ्योरी और द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसमें क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है। सपोज कि यहाँ पे हम लोग बेलून के हिसाब से हम लोग देखे हैं, जो लीनियर वाला जो है, लीनियर वाला बेलून, दो बेलून को हम लोग ऐसे रखा है तो ये एक लीनियर साइज का रहता है, लीनियर रहता है। जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है तीनों एटम के बीच तो ये क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। जब फिर जब चार बॉन्ड लेंथ होता है, चार एटम्स रहता है, 5 एटम रहता है, 6 एटम रहता है, तो क्या होता है, ये पहला पॉइंट ये है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे बॉन्डेड है, कितना बॉन्ड बनाया है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अभी एक बॉन्ड बनाने में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ये तो जो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों रिपेल ईच अदर होता है, रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। These pair of electrons tends to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them।
तो देखिए कि ये जो एक है यहाँ पे ऑलरेडी रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। अब दोनों यहाँ रिपल्शन हो रहा है, इसलिए क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड देखिए, यहाँ पर एक रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे एक रिपल्शन, यहाँ पे एक रिपल्शन। इसलिए क्या हो रहा है, हर एक बॉन्ड 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री फॉर्मेशन हुआ है, ताकि जो रिपल्शन है इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच ये सेम रहे और लोअर सबसे लो रहे। The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the sphere surface at maximum distance from one another. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and the two or three pair of a multiple bond are treated as a single upper pair. When two or more resonance structure can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any of the structure. तो यहाँ पे देखिए जो वेस्पर थ्योरी का जो मेन मेन चीज है, मेन इंटरेस्टिंग चीज है, वो है द रिपल्शन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सपोज कि हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर में स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला जो एटम रहता है उसका दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके ऊपर। अब ये दोनों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जो रिपल्शन है ये बहुत मैक्सिमम होता है। दोनों लोन पेयर के बीच जो रिपल्शन ही मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने के कारण क्या होता है, ये दोनों जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड ज्यादा नजदीक आ जाता है ड्यू टू दिस रिपल्शन। द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, सो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब दिस इज द लोन पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर। एमोनिया इंस्टेड ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन ऐसा, मतलब तीनों हाइड्रोजन यहाँ 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 सेंट्रल में नाइट्रोजन, ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, बट इट इज हैविंग अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको धक्का मारता है, इसको धक्का मारता है, इसको धक्का मारता है, और इक्वली फोर्स से हर एक को धक्का मारते हैं, और इक्वली एंगल या इक्वल डिस्टेंस हर एक से मेंटेन होता है। तो ये जो एंगल है, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों सेम रहता है। तो ये तीनों एक ट्राइंगल बनाते हैं एक प्लेन में, है ना, और नाइट्रोजन ऊपर रहता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, ऊपर रहता है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन तीनों बॉन्ड को धक्का मार के इन तीनों बॉन्ड को सेम प्लेन में लाते हैं। Similarly, as there is no lone pair in CH4, it has a tetragonal structure. मतलब सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर आता है तुम्हारा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हैं। सपोज कि लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए लीनियर बन गए। फिर अगर तीन तीन एटम रहते हैं और सेंट्रल एटम सिंगल रहते हैं, तो तीनों का 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए। अगर चार है तो एक ऊपर रहता है और तीनों एक ही प्लेन में रहता है, मतलब तीनों 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, और ये वाला जो चौथा वाला है, चौथा वाला ऊपर रहता है। फिर ये वाला जो है ए एक्स फाइव, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप कैसा रहता है, इसका शेप रहता है, ये तीन जो है ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, और एक एटम यहाँ रहता है, एक एटम यहाँ रहता है, मतलब तीनों मिलके एक इक्विलिब्रियम ट्राइंगल, यहाँ से एक ऊपर रहता है, एक ऐसा रहता है, और दोनों के बीच जो है, मतलब इस वाले मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। सेम इज विद AX6, मतलब अगर ऑक्टीहेड्रल, अगर 6 एटम रहता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर 6 एटम रहता है तो स्ट्रक्चर है कि चारों चारों जो है वो इक्वल डिस्टेंस में होता है, इक्वल एंगल होता है, और एक बॉन्ड एक ही प्लेन में होता है, और एक ऊपर रहता है एक नीचे होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या है, तीन एटम सेम प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, और ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि चारों जो एटम है वो सेम प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखा है कि क्या कैसा होता है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर दो है और नंबर ऑफ लोन पेयर एक है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक है, ये बॉन्ड पेयर है,
तो ये जो लोन पेयर है इसको भी धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, तो इसका क्या होगा, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल जो एक्चुअली आइडियली 180 डिग्री होना चाहिए ये कम हो जाता है। सिमिलरली देख लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको भी धक्का मार रहा है, इसको भी धक्का मार रहा है, इसको भी धक्का मार रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्यों ये लीनियर नहीं है, क्यों ये थोड़ा बेंड है। अगर यहाँ पे अगर सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो ये लीनियर रहता, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये थोड़ा बेंड हो गया है, क्योंकि ये लोन पेयर इसको भी धक्का मार रहे हैं, इसको भी धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मार के दोनों को थोड़ा बेंड कर दिया। सिमिलरली नाइट्रोजन का तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि ये तीनों सेम प्लेन में, तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहता है और नाइट्रोजन उसके ऊपर वाला प्लेन में रहता है। सिमिलरली ये है ए B4E, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों जो फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में रहता है, और जो सल्फर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऊपर स्ट्रेट रहता है और एक फ्लोरीन नीचे रहता है। तो ये जो नोट्स था वो यहाँ तक ही था। आप लोग ये नोट एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं और ज़्यादा वीडियोस में अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, बाय।